पंच में बेसिकली मुझे वो पंच फील नहीं हुआ चलाकर। 3 रुपए के आसपास की एक एवरेज आ रही है, ऑलमोस्ट बाइक की जितनी। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक अच्छी कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी हो जाएगी जो कि रिलायबल भी होगी। उसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए ऊपर भी देने पड़ते ब्रीजा लेने के लिए, लेकिन मुझे स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों सेम बराबर गाड़ियां, लेंथ टोल से भी कम पैसे मतलब मेरे फ्यूल में लगे थे, रोडवेज से भी सस्ता पड़ रहा है ऑलमोस्ट। वो भी साधारण किराए वाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कैपेबल भी है, रिलायबल भी है, रीजनेबल भी है और साथ के साथ उसका जो रनिंग कॉस्ट है काफ़ी कम है और रेंज है 10 लाख के आसपास की। फ्रेम में देखिए ये है फ्रोंक्स और फ्रोंक्स का सीएनजी है, डेल्टा वेरिएंट है। गौरव जी की गाड़ी है, सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई थैंक यू। गौरव जी ने लगभग 2,500 के आसपास चला दी है। 2,500 प्लस। 1 महीने हो चुके हैं इसको लिए हुए, काफी लंबे लंबे ट्रिप मार दिए हैं। गौरव जी से तो जानेंगे हम सारी बातें, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि इन्होंने किया क्या है। डेल्टा में तो अलॉय व्हील आता नहीं है, इन्होंने अलॉय व्हील OEM वाला लगवाया है। ये वो लगवाया जो टॉप वेरिएंट में आता है। डेल्टा प्लस में भी आता है, वो ऑल ब्लैक होता है, मशीन कट नहीं होता है वो। ये आपका टॉप वेरिएंट वाला है। तब कितने की पड़ी इसको मिला के गाड़ी आपकी? विद अलॉयज मुझे समवेयर अराउंड 11,04,000 के आसपास ये सारा कॉस्ट करा। और कोई एसेसरी वगैरह लगाई है आपने? अभी तक मैंने कुछ इसमें इंक्लूड कुछ लगाने की जरूरत पड़ी आपको? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सीट कवर वगैरह है बाद में और बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है। अदरवाइज सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं जो डेली यूज में हमें चाहिए। सुनने में आता है कि जो लोअर वेरिएंट्स है उसकी हेडलाइट कमजोर है, उतनी खास नहीं है। आपको क्या लगता है अपग्रेड करवाने की जरूरत है इसमें? वैसे तो जरूरत नहीं हुई, बट हाँ मन है कि व्हाइट लाइट्स का आजकल शौक चल रहा है सभी को, तो मेरा भी है, इसलिए एक अपग्रेड कराने का मन जरूर है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है सच कोई। देखिए डेल्टा वेरिएंट ना नेक्सा सीरीज में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। ठीक है, डेल्टा से ऊपर सीएनजी आती भी नहीं है क्योंकि डेल्टा प्लस तक ही इनका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। उससे ऊपर टर्बो है। फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। डैशबोर्ड का लेआउट भी काफी अच्छा है। और पीछे की रो में एक छोटी सी कमी है जो कि टॉप वेरिएंट में मिलता है, वो है आपका रियर एसी वेंट। इसकी कमी महसूस हुई आपको रियर एसी वेंट की? नहीं, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो एसी पावरफुल है। अभी तक रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हुई पीछे बैठने वालों को, बट हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद अपग्रेड करा लूँ इसे। सीएनजी की वाकई में जरूरत थी आपको? हाँ, मैं एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। तो मेरी रनिंग मिनिमम दिल्ली में 70 to 80 किलोमीटर है। तो दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत है और रनिंग भी मेरी बहुत है। तो दोनों ही चीजों को मुझे देखते हुए सीएनजी की रिक्वायरमेंट। अदरवाइज पेट्रोल गाड़ी है मेरे पास एक और। अच्छा, कौन सी है वो गाड़ी? होंडा अमेज। मुझे एक बात बताइए, सब लोग जानना चाहेंगे क्योंकि गाड़ी सीएनजी है तो कितनी रेंज देती है, एक फुल टैंक में गैस कितनी आती है, उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा कितना चलाया है? इसमें 55 लीटर का सिलेंडर है। तो आज तक इसमें जो मैक्सिमम गैस फिलअप हुई है वो 7.25 kg के आसपास हुई है। अच्छा। और रेंज इसमें मुझे हाईवे जो मैंने मथुरा एक्सप्रेस वे पर गया था वहाँ पे एक सिलेंडर में 240 किलोमीटर के आसपास चली। और दिल्ली में इन एनी केस 160 प्लस तो चल ही रही है। जो 240 के आसपास चली उसमें आपने स्पीड किस हिसाब से रखी, मतलब कितनी रखी? ये फुल पैक गाड़ी थी, हम लोग 5 लोग गए थे और उसमें मेरी स्पीड थ्रू आउट द ट्रिप 80-90 के बीच में रेंज करा। मोस्ट ऑफ द साइड टाइम 80 रही। कहने का मतलब है आप काफी डिसेंट तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आप रफ तरीके से नहीं चलाते हैं। नई थी तो और ध्यान से चलाना पड़ा। तो ओवरऑल गाड़ी अभी तक आपको कैसी लगी? गाड़ी लेकर मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि कि जब मैंने ये ली तो इसके मैंने एक्सचेंज में Hyundai दी थी, अपनी Hyundai i10। अच्छा। उसमें मैंने बाहर से फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लगवाई थी आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस में वो बात नहीं थी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम विद इन मंथ और 2 मंथ अराइज होती रहती थी। एक स्मूथ रनिंग नहीं थी उसकी बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग फैक्ट्री फिटेड। तो इसलिए मेरा मन ये था लेने का कि मुझे एक तो सीएनजी गाड़ी लेनी है और सीएनजी में क्योंकि मारुति ही एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जिसमें कोई कंप्लेंट्स आपको यूजुअली नहीं मिलेंगी। देखिए अभी कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां, पहले तो मारुति में ही सीएनजी आया करता था, एक Hyundai देती थी वो भी थर्ड पार्टी से लगवा कर देती थी। हाँ। तो पंच आ गई है ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको भी आए हुए, और ये भी आपने हाल फिलहाल में ली है। और एक्स्टर में भी सीएनजी आ गया था, तो फिर आपने कंसिडर नहीं करा उन दोनों गाड़ियों को? पंच में बेसिकली मुझे वो पंच फील नहीं हुआ चलाकर कहीं ना कहीं। और एक्स्ट्रा जो है वो मुझे ना थोड़ा बहुत वैगनार फैमिली से रिलेटेड लगती है। वो अच्छा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगती है कि भारी बना दी गई है। अगर आप पीछे से उसे देखेंगे, साइड से देखेंगे ना, वो वैगनार को ऐसा लगता है थोड़ा सा और इन्फ्लेट कर दिया गया है। अच्छा। और मैंने उसे जब रोड पर देखा तो उसके पीछे वाले जो टायर्स हैं और जो उसकी क्लैडिंग है उसमें स्पेस बहुत कम रहता है। अगर पीछे 1 या 2 लोग भी बैठ जाते हैं, आप पीछे से देखेंगे चलते हो तो पीछे झुकी हुई गाड़ी लगती है। तो इसलिए, और Hyundai चलाते हुए बोर भी हो गया था। अच्छा। तो इसलिए टाटा में थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू और पंच में वो मजा आया नहीं। नेक्सन है नहीं अभी तक। मुझे एक बात बताइए, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस
हायर इसमें मिलती है बलिनो के कंपैरिजन में। इसका कुछ बेनिफिट आपको दिखाई देता है? हाँ, मुझे कहीं ले जाने से पहले नहीं सोचना पड़ता है यहाँ निकलेगी या नहीं निकलेगी। जैसे मेरे साथ होंडा अमेज के साथ या i10 के साथ इश्यू रहता था अच्छा कि अगर कोई भी रोड थोड़ी सी भी हल्की सी भी ऑफ रोडिंग हुई, इसमें नहीं सोचना पड़ता है। मैंने नैनीताल तक इधर उधर ऑफ रोडिंग काफी करके आ गया, तो मुझे कहीं सोचना नहीं पड़ा। अच्छा, नैनीताल की आप बात कर रहे हैं, पहाड़ों में सीएनजी में कैसा है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस? डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे। चाहे आप इसे थोड़ा सा हिल साइड पर ले जाएं या आप दिल्ली में चलाएं स्मूथ रोड्स पर, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट फील हो जाती है बिकॉज ऑफ इट बीइंग सीएनजी, वो डिफरेंस तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ऐसा मतलब आप मिस नहीं करोगे कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। लॉन्ग ट्रिप में जैसे हिल वाला जो ट्रिप करा था उसमें सीएनजी की खपत ज्यादा हुई थी या फिर वैसा ही मिला आपको जैसा? हाँ, उसमें मुझे थोड़ा सा एवरेज कम दी मुझे, मतलब एज कम्पेयर टू मथुरा ट्रिप मुझे उसमें समवेयर अराउंड 180 to 200 के आसपास इसने आते और जाते पर ऐसा रेंज। तो चलिए मैं इसका जो बूट स्पेस है वो दिखाता हूँ आपको। टैंक के बाद कितनी जगह मिलती है। इसका स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये वर्टिकली रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डीप स्टोरेज है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप रख सकते हैं, बाकी पार्सल ट्रे के ऊपर आप सामान रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आपको बड़े बड़े बैग रखने पड़ेंगे तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। देखिए गाड़ी अभी सीएनजी में है और विदाउट एक्सीलेटर पेडल के इनपुट के ये आराम से उड़ जाती है और कोई ऐसे साइंस भी नहीं दिखाती है कि जिससे इसको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो। गौरव जी एक बात बताइए, पीछे आपको स्पेस कैसा मिल रहा है मेरे बैठने के बाद? काफी लेग रूम है यहाँ पर, इतना कि अगर एक छोटा बच्चा हो तो मैं उसे खड़ा कर सकता हूँ यहाँ पर। इसमें कंपैरेटिवली ब्रीजा से ज्यादा स्पेस है पीछे वाली सीट पर, जो मैंने फील करा। मैंने ब्रीजा भी देखी थी एक बार, अच्छा, बट इसमें उससे बैक सीट पर उससे ज्यादा स्पेस है। इसकी जो सीट है ना मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है, जो कुशन है काफी अच्छा है, सिटी ड्राइव में काफी आराम मिलेगा। गाड़ी काफी साइलेंट है, सीएनजी में होने के बाद भी काफी क्विक है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ, क्लच काफ़ी लाइट, स्टीयरिंग में अच्छा फीडबैक। और अच्छी बात ये है कि जो बलिनो की नई जनरेशन आई है और ये जो फ्रॉन्क्स आई है, इनमें इन्होंने जो है स्टीयरिंग पे काम किया है, जो कि रिटर्न आ जाता है पूरा 100%। पहले नहीं आता था, अगर आप पुरानी बलिनो वगैरह में देखेंगे तो। मिड साइज एसयूवी में भी ये सीएनजी देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है इनके पास। अब आपके पास ग्रैंड विटारा लेने का बजट नहीं है तो ये छोटी ग्रैंड विटारा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका आगे का जो शेप है वो इससे मिलता जुलता है, पीछे भी लगभग मिलती जुलती है। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। बलिनो से देखने में मुझे एक लेवल ऊपर की गाड़ी लगती है बाहर से देखने में। एक महीने में आपने इसको 2500 किलोमीटर चला दिया है, साल में कितना चलेगी आपकी लगभग? समवेयर अराउंड 20,000 मिनिमम तो चलेगी 20,000 किलोमीटर। कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही है ये? मेरा एक टैंक फुल होता है लगभग 500-550 रुपये में, क्योंकि मैं दिल्ली और यूपी मेरा काफ़ी आना जाना होता है, वहाँ पे सीएनजी 5 रुपये का डिफरेंस है बेसिकली, बट वो 500 से 550 के बीच में रेंज करता है। और इतने में मेरी गाड़ी लगभग 180 to 200 किलोमीटर चल रही है। अगर दिल्ली में भी चलाऊँ तो 180 के आसपास गाड़ी चल रही है, तो 3 रुपये के आसपास की एक एवरेज आ रही है, ऑलमोस्ट बाइक की जितनी। और आपकी जो i10 थी वो? i10 क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी, मैंने उसमें सीएनजी इंस्टॉल ही 5-6 साल के बाद करवाई थी, और जब मैंने उसे रिप्लेस करा तो 13 साल वो कंप्लीट कर चुकी थी, बट वो 150 के आसपास चल रही थी, और पुरानी होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे सीएनजी। देखो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों की, अगर आपका बजट 10 के आसपास है, क्योंकि इसका जो सिग्मा वेरिएंट है ना सीएनजी के साथ लगभग 9.5 के आसपास पड़ता है ऑन रोड, काफ़ी अच्छी चल रही है और इसमें स्पेस भी अच्छा है। हेडरूम पीछे कम मिलेगा क्योंकि हाइट कम है गाड़ी की, वही जैसा आपको बलिनो में मिलता है वैसा मिलेगा। तो जो आपकी एक्स्टर है सीएनजी में, अगर उसके आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पे ज़रूर एक बार आप ट्राई करके देखें। सिग्मा इसका सीएनजी के साथ काफ़ी वैल्यू आपको देगा। सिग्मा में भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे पावर विंडो वगैरह और क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ऑटो एसी है। हाँ, तो ये आपको लगवाना पड़ेगा बाहर से इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन आपका जो पर्पस है वो सॉल्व करेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक अच्छी कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी हो जाएगी, जो कि रिलायबल भी होगी। ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी लिखती है, सुंदर भी लगती है देखने में। इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली ब्रीजा जितनी है, सॉरी, दोनों 3995 mm की गाड़ियां हैं। अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए जो कि इकोनॉमिकल ज़्यादा रहे चलने में, तो क्योंकि ब्रीजा जो है वो 1500 सीसी इंजन है, वो कहीं ना कहीं आपको इसके कंपैरिजन में एवरेज कम देगी। और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम में दिल्ली में ही चलानी है, तो मुझे पावर का इतना बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए ऊपर भी देने पड़ते ब्रीजा लेने के लिए, लेकिन मुझे स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, दोनों सेम बराबर गाड़ी है लेंथ में।
बट हेडरूम का तो बिल्कुल डिफरेंस है। हेडरूम का डिफरेंस है, हाँ। बट वो कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यूजुअली मतलब गाड़ी जो है मैं आसानी से ही चलाता हूँ। कोई ऐसा जंप वगैरह नहीं होते गाड़ी में, तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि शायद टकराए। मेरी हाइट भी काफ़ी है, अराउंड 5-10 के आसपास तो होगी, फिर भी इतना हेडरूम है मेरे पास। सर एक बात बताइए, सिटी में ज़्यादातर गाड़ी चलानी होती है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिक हो, ज़्यादा गियर शिफ्टिंग का पंगा ना हो, तो आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं? क्योंकि देखिए ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक के। अगर आपको ऑटोमेटिक लेकर सीएनजी बाहर से लगानी है तो वो बात अलग है। अगर मुझे ऑटोमेटिक लेकर मतलब सीएनजी बाहर से इंस्टॉल करानी होती तो फिर मैं अमेज में ही करा लेता। ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, वो ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं है, बट अगर मुझे बाहर से इंस्टॉल करवानी होती तो फिर मैं उसी में ही करा लेता, रेदर देन कि मैं एक इतनी मतलब गाड़ी के लिए पूरा दोबारा ऑप्ट करूं। बहुत सारे फाइनेंसेस की जरूरत होती है, सब कुछ होता है, तो बेटर था कि मैं अमेज में जाता। बट Hyundai के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बाहर से फिट कराने में सीएनजी उतना अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे मतलब क्लियर था मन में कि मुझे फैक्ट्री फिटेड ही लेनी है। और ऑटोमेटिक की चाह नहीं थी? नहीं, मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता ऑटोमेटिक वगैरह के लिए। हाँ, अच्छा है क्योंकि आज के डेट में क्रूज कंट्रोल वगैरह आने लग गए हैं। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं ले रहे तो वो कहीं ना कहीं आपको उसकी जगह पे कंपेंसेट कर देते हैं। बट ठीक है, मुझे मतलब मेरा पर्पस पहले मेरा डेली रनिंग ज़्यादा थी रेदर देन क्रूज या ऑटोमेटिक देखूं। सीएनजी और मेरी रनिंग का मुझे मेन इशू था। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी पर नहीं जाते या फिर हम कहें कि मार्केट में ये वाली गाड़ी अवेलेबल ना होती तो आपकी सेकंड चॉइस क्या थी? तो फिर कहीं ना कहीं मैं अपना बजट बढ़ाकर ग्रैंड विटारा की तरफ जाता। ग्रैंड विटारा सीएनजी पे जाते हैं आप? ग्रैंड विटारा सीएनजी पे। कह ही रहा था ये छोटी ग्रैंड विटारा सीएनजी ले आएगी। फैक्ट्री फिटेड में उसके अलावा मुझे कोई दूसरी गाड़ी फिर पसंद नहीं आ रही थी। चाहे वो टाटा हो, तो टाटा में कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू मैंने आफ्टर उसमें देखा, आफ्टर सेल्स में जो लोगों को। इनफैक्ट जब मैं टाटा का शोरूम विजिट करा तो वहाँ पे 1-2 लोग आए हुए थे जो मतलब अपनी गाड़ी की पीडीआई करने आए थे, और वो कहीं ना कहीं मतलब आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसे ठीक कराई। सो नई गाड़ी लेते हुए अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अनहैप्पीनेस, एक आपका माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है। डर भी लगता है कि मेरे पैसे तो खराब नहीं हो जाएंगे। तो टाटा लेने का दिल तो है पर दिमाग नहीं करता। पेट्रोल में कभी आपने चलाई है लंबी? हाँ, मथुरा से वापस आते टाइम ये मैंने जब सीएनजी खत्म हो गई तो सारा डिस्टेंस फिर मैंने पेट्रोल पर ही कवर करा। तो पेट्रोल में कितना एवरेज देती है, आपको कुछ अंदाजा है? मैं वही सेम 80 की स्पीड पर वापस आया था, और मुझे इसने MID पर 24.2.3 ऐसे शो करा दिल्ली वापस आने तक। टैंक टू टैंक तो मैंने चेक नहीं करा, बट जो MID पे शो करा वो 24.2 24.3। कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए मारुति को क्रिटिसाइज किया जाता है। इस मामले में आपके क्या विचार हैं, क्या मानते हैं आप? अनडाउटेडली कहीं ना कहीं ऐसा होता है, और जो आप बात कह रहे हो कल ही मेरे साथ हुआ। मेरा एक फ्रेंड इस गाड़ी के साथ ना थोड़ा टेक लगाकर खड़ा हो गया, तो जब वो हटा ना तो मैंने यही चेक करा दब तो नहीं गई कहीं। क्योंकि बलेनो और स्विफ्ट के साथ ये इश्यूज होते हैं, आप खड़े हो जाओ तो पिचक सी जाती। लकीली ऐसा इसके साथ कुछ नहीं हुआ, और मैंने लेने से पहले चेक करा था थोड़ा, तो मुझे इसके डोर्स वगैरह एज कम्पेयर टू बलेनो, हिंजेस वगैरह बाकी सारी चीजें, बॉडी कहीं ना कहीं इसका बोनट आप चेक करेंगे तो वो बलेनो से मुझे कहीं ना कहीं मुझे इसमें बेटर साइड पर ये चीज नजर आई। आप ये जो बात बोल रहे हैं ये बाहरी बॉडी की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो मेन जो है मुद्दा है असली सेफ्टी के लिए। बट अभी तक क्योंकि इसका एनकैप टेस्ट हुआ ही नहीं है, बट और एट द सेम टाइम जब मैंने इसे एज कम्पेयर टू स्विफ्ट या बलेनो चेक करा तो मुझे ये काफ़ी उनसे बेटर नजर आई। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि शायद हो सकता है ये अच्छी हो। स्विफ्ट से तो बहुत बेटर है। अच्छा, पेट्रोल सीएनजी में कितना डिफरेंस फील होता है आपको परफॉर्मेंस के मामले में? मिनिमल सा डिस्टेंस मतलब डिफरेंस फील होता है। अगर मैं सीएनजी पे चल रहा हूँ तो अनटिल अनलेस मुझे किसी से रेस ना करनी हो तो मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। फिलहाल पेट्रोल में चला रहा हूँ तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस, बहुत ही माइनर सा। मारुति ने इस टर्म्स में तो बहुत कुछ अचीव करा है सीएनजी में। रेवोल्यूशन मारुति का ही है ये अपनी डीजल गाड़ियों को सीएनजी से रिप्लेस कर रहे हैं। सीएनजी भराते वक्त कितना टाइम लगता है, थोड़ी बहुत वहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि यार क्यों ले ली सीएनजी गाड़ी, इतना टाइम लग रहा है, गाड़ी से उतरना पड़ रहा है। नहीं, ये कभी 2017-18 तक तो फील होता था, लेकिन उसके बाद फील होना बंद हो गया क्योंकि जो नंबर ऑफ पंप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो बस ये है कि अगर आपको कभी डलवाना, और क्योंकि मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट रन पे ही रहता हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे जो पंप खाली दिख जाता है मैं वहाँ डलवा लेता हूँ। सिटी में सबसे अच्छा टैंक का एक फुल रेंज कितनी दी है इसने आपको, और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन क्या थी कि जिससे आपने इतना ज़्यादा निकाला? सिटी में मैंने लगभग 200 के आसपास टच कर लिया इससे दिल्ली में। बट ये है कि उस दौरान यूजुअली मैं उस टाइम चला जब पीक ट्रैफिक नहीं था, ऑफिस आवर्स नहीं थे, या पीछे थोड़ा सा फेस्टिव सीजन था, दिल्ली खाली रही, तो उस दौरान मुझे इसने 200 तक की एवरेज दी। अदरवाइज 180-170 ऐसे आ जाता है। मतलब कभी कभार आप 30 तक भी एवरेज पहुंचा दे रहे हैं इसका। हाईवे पर तो मैंने निकाला है। जब मैं वृंदावन गया था तो ये एक सिलेंडर पे मेरी अराउंड 240 किलोमीटर इसने चला। तो 5 आदमी
मथुरा तक वहाँ मतलब वृंदावन जाकर मथुरा टोल तक वापस आना, टोल से भी कम पैसे मतलब मेरे फ्यूल में लगे थे, ऑलमोस्ट नेगोशिएबल टाइप। 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो आप अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना सस्ता पड़ेगा पर हेड यार, वो देखो आप। रोडवेज से भी सस्ता पड़ रहा है ऑलमोस्ट। वो भी साधारण किराए वाली। हाँ, अपनी गाड़ी विदेशी और रोडवेज से भी सस्ता। चलो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुश हैं ये अपनी गाड़ी से। और बात ये है कि इस गाड़ी में बात है क्योंकि सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि कैपेबिलिटी, हायर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, रिलायबिलिटी, प्रूवन इंजन है 1.2 लीटर का, ठीक है, और साथ के साथ रीजनेबल भी है, 10 लाख के आसपास आ जाती है गाड़ी। और एक अच्छी गाड़ी के लिए आजकल आपको 9 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ये आप मान के चले। 5-6 लाख में ढंग की गाड़ी नहीं आती एक फैमिली कार, आप मान के चलो। रनिंग कॉस्ट 3 रुपए के आसपास, ये बहुत सही है। सीएनजी में होने की वजह से इस गाड़ी की सेल ना बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि अभी आप सितंबर और अगस्त में ही शायद ये लॉन्च हुई है। सितंबर में आप इसकी सेल्स देखेंगे तो ये टॉप 5 सेलिंग कार्स में इसने दोनों टाइम लैंड का है, अगस्त में भी और सितंबर में भी 13,000 और 10,000 के आसपास। अच्छा, रिपोर्ट देखते रहते हैं आप? जब ले रहा था तब मैंने देखा था, अभी रिसेंटली मैं एक दिन ऐसी सर्च कर रहा था बैठा हुआ, तो मुझे देखा कि ये टॉप 5 सेल्स कार में भी सितंबर में भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जी, और थैंक यू सो मच आने के लिए आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए, आप पहली बार बैठे हैं क्या अपनी गाड़ी में पीछे? हाँ, पीछे पहली बार ही बैठा हूँ। और कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यूजुअली मैं चलाने वाला घर में एक ही हूँ, गाड़ी 2 है, तो पीछे बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए स्पेशली थैंक्स टू यू क्योंकि मुझे पीछे बैठने का मौका कंफर्टेबल है। हाँ डेफिनेटली, मैं आराम से, मेरे यहाँ पर लेग्स पे मतलब अभी भी काफ़ी स्पेस है लेग्स में।